का आरोप यह है कि गुजरों को या जाटों को ज्यादा पार्टी तवज्जो दे रही है, जिस तरह से एक तरीके से प्रोमिनेंस मिलना चाहिए राजपूतों को, ठाकुरों को, वो नहीं मिला। देखिए, हर चुनाव में होता है, कभी किसी को किसी समाज के सेक्शन को ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, किसी को कभी कम हो जाती हैं। तो ये थोड़ी बहुत बार्गेनिंग चलती रहती है, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि वह पर्टिकुलर सेक्शन के सारे लोग ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, 2, 4, 10 लोग, जो इन सब सारी चीजों को हवा देने का काम करते हैं, लेकिन उसका पूरे समाज के ऊपर इंपैक्ट होता हो, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। राजनाथ जी, क्योंकि देखिए, अब इस समय देश हमारा लंबे समय से अपने मतों का प्रयोग करते करते राजनीतिक दृष्टि से अब काफी जागरूक हो चुका है, और लोग भी राजनीतिक दृष्टि से अब काफी परिपक्व हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से ही वो मतदान करेंगे। किसी को टिकट नहीं मिलता, इस कारण भी उसको नाराजगी रहती है। किसी को किसी राजनीतिक पार्टी में जैसी उसकी अपेक्षा रहती है, उस अपेक्षा के अनुरूप कोई दायित्व तो नहीं मिलता, इस कारण भी लोगों को नाराजगी रहती है। कई कारण हो सकते हैं। अब वो पूरे समाज के बिल्कुल अलंबरदार बनकर खड़े हो जाते हैं कि मुझे, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मेरा समाज इस पार्टी को समर्थन नहीं दे। यह कोई तरीका ठीक नहीं है। हम राजनीति देश के लिए करते हैं। हर राजनीति करने वाले को इस सच्चाई को समझना चाहिए, और यह भाव उसके मन के अंदर होना चाहिए। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति स्वयं को सांसद और विधायक बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए, देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। राजनाथ जी, इस चुनाव के कुछ अहम मुद्दों पर आते हैं। सबसे बड़ी बहस इस वक्त चल रही है कि संविधान कौन बदलना चाहता है। कांग्रेस ने ऐसा उड़ा दिया कि इनको 370 सीटें भाजपा को, 400 एनडीए को इसलिए चाहिए कि अगर ये आ गए तो ये आरक्षण हटा देंगे। और कुछ आपके नेताओं ने भी आग मेघी का काम किया, ज्योति मिर्धा हो, आनंद हेगड़े हो, लल्लू सिंह हो, वो जो राम गोविल है, इन्होंने कुछ कुछ बयान देके ऐसी एक धारणा बना दी कि बीजेपी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने वाली है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने वाली है, और वोटर समझ रहा है कि भाई क्या हो रहा है, संविधान हमारा खतरे में है कि नहीं। कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी भारत की राजनीति पे अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख, अपनी क्रेडिबिलिटी, ये पूरी तरह से खो चुकी है। तो अनावश्यक प्रोपेगेंडा के माध्यम से लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा करके उनका समर्थन हासिल करने की वो कोशिश कर रही है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। क्योंकि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में सारी हिंदू जातियों को जोड़ने की कोशिश की ताकि एक हिंदुत्व वोट बने, हिंदू वोट बने। कांग्रेस को लग रहा है कि इसका तोड़ यही है कि लोग अगर जातियों के आधार पर बढ़ जाए तो जो हिंदू वोट एक अगर हो जाता है तब तो ऑपोजिशन का चांस ही नहीं। तो चाहते हैं कि जातियों में वोट बढ़ जाए, तब उनको लगता है कि चांस है, इसलिए वो चाहते हैं कि चुनाव मंडल वर्सेस कमंडल बन जाए। मैं ऐसा नहीं मानता। हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी ये नहीं कहती है। कास्ट, क्रीड और रिलीजन के आधार पर हम राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते हैं तो जस्टिस और ह्यूमैनिटी, न्याय और मानवता हमारी राजनीति का आधार है। इंसाफ और मानवता हमारी राजनीति का आधार है। यह मैं समझता हूं गलतफहमी नहीं पैदा की जानी चाहिए। मैं तो यह मानता हूं कि भारत का रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी भारत का नागरिक है, हम सभी भाई भाई हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसने केवल अपनी सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धारा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, यदि किसी देश की धरती से गया है तो भारत के देश की धरती से गया है। राहुल गांधी हम समाज को टुकड़ों में बांटकर हम सरकार नहीं बनाना चाहेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी पार्टी की हो और हमारे नेता की हो, किसी की ऐसी सोच नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि हाँ, लेकिन मैं इसके साथ में दूसरी बात भी मैं कहना चाहूंगा, लेकिन बराबर अपोजिशन, एक विभाजनकारी राज्य जिसे डिविसिव पॉलिटिक्स कहते हैं, वो बराबर कर रहा है। तो उसका जवाब देना पड़ता है। हम लोग उसकी काट हमको देनी पड़ती है कि जनता को गुमराह मत करो, सच्चाई यह है। अब कुछ सच्चाई यदि हम बोलते हैं तो उसका फिर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कोई अपने हिसाब से कर ले तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जनता बहुत ही जागरूक हो चुकी है, समझती है सच्चाई क्या है। पर बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि कांग्रेस मंगलसूत्र ले लेगी या वेल्थ लेके दे देगी। कांग्रेस वाले बोल रहे भाई हमारे मैनिफेस्टो में कहां लिखा है? मैं कहता हूं कि क्या जरूरत थी सैम पैत्रिदा को यह कहने की
अथवा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस चीज को डालने की कि जो संपत्ति का जो है सर्वे कराया जाएगा। इस चुनाव के समय बोलने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी मंशा है। उनको लग रहा है इनइक्वालिटी बढ़ रही है कि अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब। चुनाव के समय ही उनको इनइक्वालिटी दिखाई दी। भारत की संसद में कभी भी उनके किसी नेता ने खड़े होकर इस इनइक्वालिटी, समाज में जो असमानता है, इसके बारे में कभी चर्चा नहीं की। चुनाव के समय क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन मैनिफेस्टो में सर्वे की चर्चा क्यों कर रहे हैं? वो एक अंतर। और दूसरी चीज, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो कुछ भी कहा है उन्होंने उनकी इस अप्रोच को कंडेम किया है। जैसे वो टॉमस पिकेटी हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट, वो कहते हैं कि भारत में असमानता अभी ब्रिटिश राज से ज्यादा है, कि 1% जो सबसे अमीर है उनके पास 40% से ज्यादा है। इतनी असमानता तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं थी। ऐसी टॉमस पिकेटी की आप ये बताइए, क्या किसी की संपत्ति लेकर आप दूसरों में वितरित कर देंगे? भारत में संभव है? दुनिया के किस देश में संभव है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक देश का नाम बताइए। नहीं होना चाहिए। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का तो कोई लॉजिक नहीं। वो जो क्यूबा टाइप के देशों में ट्राई किया, ये मार्क्सिस्ट सोच है, बहुत खतरनाक है। मैं कहता हूं, क्यों किसी के अंदर जो कोई एक इनिशिएटिव होगा, क्यों कुछ करने का एक भाव होगा, क्यों कहीं पर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा? भारत तो बिल्कुल कंगाली की स्थिति में पहुंच जाएगा। कहां ले जाना चाहते हैं लोग देश को? वो एग्जाम्पल देते हैं इनहेरिटेंस टैक्स का, तो 1996 और 99 का जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था उसमें भी। इस समय दुनिया के किसी देश का उदाहरण क्यों नहीं देते हैं? भाई, लोगों के अंदर कैसे यह एक भाव पैदा होगा कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें हमको ज्यादा संपत्ति अर्जित करनी चाहिए। ठीक है, जो संपत्ति होगी वो देश के काम आएगी। गरीबी को दूर करने के लिए वास्तव में जिस तरीके से पहल की जानी चाहिए, हमारी सरकार ने बहुत ही प्रभावी तरीके से पहल की है। और आपने देखा कि आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी के संकट से बाहर करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। और मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग ने कहा है। और इतना ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों की फाइनेंशियल फर्म्स ने भी कहा है, इकोनॉमिस्ट ने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया है और इसकी तारीफ की है। गरीबी दूर करने का भी तरीका होता है। जनता की आंखों में बराबर धूल लोग झोंकते रहे। मानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, इसलिए मेरी सरकार बनाओ। इंदिरा जी ने कहा हम गरीबी दूर करना चाहती हूं, इसलिए हमारी सरकार बनाओ। राजीव गांधी जी ने भी कहा, मनमोहन सिंह जी ने भी कहा, नहीं गरीबी दूर हुई। लेकिन 8 वर्षों के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है।